नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 अक्टूबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संबंध में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में एक बड़ा विवाद चल रहा है और कृषि के संबंध में जो 3 सरकार के द्वारा बिल पारित किए गए हैं उनको लेकर एक काफ़ी विभिन्न राज्यों में आप देखें तो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि जो ये कृषि संबंधी बिल लाए गए हैं इनको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये कृषि या किसान के लिए उतना अधिक लाभकारी नहीं होगा। कृषि में निजी निवेश आने की संभावनाएं अवश्य हैं। माना जा रहा है कि बड़ी कॉरपोरेट फर्म है वो कृषि क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और इसका जो नकारात्मक ये प्रभाव देखा जा रहा है या बताया जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं किसानों को आमदनी का एक जो बढ़ोतरी होने की बात की जा रही है वो उस तरह की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर एक विवाद है, क्योंकि एमएसपी के बारे में जो निश्चितता है वो इन बिलों में कहीं पर भी नहीं कहा गया है। ऐसा एक तरह से जो भी लोग वर्तमान में इन तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। सरकार का मानना यह है कि इन बिलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र अभी निवेश से अछूता रहा है, तो निवेश की एक आवश्यकता इसके माध्यम से पूरी होगी और किसान अपने अनुसार जो अधिकतम मूल्य वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो कहीं ना कहीं मंडियों में बंधे हुए हैं और जो बिचौलिए या जिन्हें अड़हती हम बोले इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें बाजार में अधिकतम मूल्य नहीं मिल पाता है, तो अधिक लाभ है वो एक तरह से मध्यस्थ उठाते हैं, ऐसा सरकार का पक्ष है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखें तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक जो स्थिति है उसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बिल पारित किया गया है ये ऐसा तो नहीं है कि राज्यों की जो संवैधानिक एक उनके लिए जो सीमाएं दी गई हैं उसका अतिक्रमण यहाँ पर हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कृषि की जब हम बात करते हैं तो कृषि एक तरह से राज्य का विषय है। तो ऐसा होने के बाद भी सरकार के द्वारा अगर ये बिल लाए गए हैं तो कहीं ना कहीं संवैधानिक मर्यादा के अंदर इनको किया गया है। तो इसी संबंध में हम इस आर्टिकल में चर्चा कर रहे हैं कि ये संवैधानिक पार्ट पर किस तरह से सही है या इसमें कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ आदेश रहे हैं उनके प्रकाश में ये तीनों बिलों की हम यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं। तो इसको एक तरह से आप राज व्यवस्था में जो हमारा टॉपिक यानी जो जीएस का सेकंड पेपर है उसके साथ में जोड़कर देखें। अगर हम संवैधानिक उपबंधों की बात करें तो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 14 है वो एक तरह से कृषि को राज्य के विषय के रूप में बताती है। या अगर हम एंट्री 26 की बात करें तो ये व्यापार तथा वाणिज्य यानी ट्रेड और कॉमर्स एक तरह से जो राज्यों में होता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है कि राज्य के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से राज्य की निगरानी में रहेगा। अगर हम एंट्री नंबर 28 को देखें तो जितने भी बाजार या मेले लगते हैं उनको एक तरह से माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये राज्य के एक तरह से नियंत्रण में रहते हैं। और अगर हम एंट्री नंबर 27 को देखें तो जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या आपूर्ति की जाती है या उनका वितरण किया जाता है ये राज्य की एक तरह से जिम्मेदारी होती है। तो ये 26, 27, 28 और 14 अगर हम राज्य सूची की इन सभी चारों एंट्रीज को देखें तो कहीं ना कहीं राज्य के अंदर कृषि के संबंध में कोई भी अगर व्यापार हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं राज्य की निगरानी में जाता है। भारत सरकार के द्वारा अगर कृषि के जो 3 बिल लाए गए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं राज्य सूची से उनके एक तरह से विरोध में है। तो भारत सरकार ने कुछ संवैधानिक उपबंधों का उपयोग करके ही इन बिलों को एक तरह से लाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो समवर्ती सूची हमारी है, हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो एंट्री 33 है वो एक तरह से केंद्र सरकार को इस तरह का अधिकार देती है कि एंट्री 26 और 27 में जो राज्यों को अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार इस एंट्री 33 में जो कहा गया उसके प्रकाश में होंगे। यानी 33वें नंबर की एंट्री में जो कहा गया है उसको एक तरह से देखते हुए एंट्री नंबर 26 और 27 जो राज्य सूची में है उसमें एक तरह से राज्य के कानून बनेंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक वरीयता यहाँ पर मिल जाती है। और 33 नंबर की जो एंट्री है उसमें कहा यह गया है कि अगर जनहित में राज्य का कोई उद्योग है उसका नियंत्रण केंद्र सरकार ले सकती है और वो संसद की सहमति से होना चाहिए। दूसरा, खाद्य वस्तुओं की बात करें जैसे खाद्य तेल है या अलग प्रकार के जो अन्य तेल हैं उन सभी के जो भी आपका उत्पादन का पार्ट है उसमें भी सरकार एक तरह से अपना नियम बना सकती है। 33 नंबर की एंट्री में जो भी एक तरह से दिया गया है
इन सभी वस्तुओं के एक तरह से व्यापार की बात करें या किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन होता है तो उसको सरकार नियम बनाकर नियंत्रित कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखें कोई भी उद्योग कहा जा रहा है राज्य में, उसके अलावा खाद्य वस्तुओं की बात की जा रही है, इसमें खाद्य तेल और विभिन्न प्रकार के अन्य तेल शामिल हैं। मवेशियों का जो भी भोजन या चारा है उसकी बात करें या कपास की बात करें, कपास के बीज की बात करें, कच्चे जूट की बात करें, इन सब के व्यापार को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी व्यापार वाणिज्य होता है यानी उत्पादन होता है या इसकी आपूर्ति की जाती है या इसका किसी भी तरह से वितरण किया जाता है, ये सारा एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा इस 33 नंबर की जो एंट्री है समवर्ती सूची में उसका एक तरह से प्रयोग किया जा सकता है। और वर्तमान में भी भारत सरकार के द्वारा ये जो 3 बिल लाए गए हैं संशोधन के माध्यम से, इन बिलों में भी एक तरह से जो 33 नंबर की एंट्री समवर्ती सूची की है उसका प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब हम बात करते हैं एंट्री 33, तो ये 33 नंबर की जो एंट्री हमारे संविधान में वर्तमान रूप में उपस्थित है, इसको 1954 में ही एक तरह से लाया गया। तो 1954 में संविधान संशोधन तीसरा, तो तीसरे संविधान संशोधन के माध्यम से एक तरह से जो 33वीं जो एंट्री है उसका वर्तमान रूप एक तरह से हमारी संविधान में डाला गया। तो हमारे संविधान के प्रारंभिक भाग में जो 33 नंबर की एंट्री में वर्तमान व्यवस्थाएं वो शामिल नहीं थी, तो इसे 1954 में एक तरह से किया गया। उस समय भी संविधान संशोधन को लेकर संसद में जो बहस हुई उसमें बहुत ज़्यादा विरोध किया गया केंद्र सरकार का कि अगर ये 33 नंबर की एंट्री में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं राज्यों के जो अधिकार है जो संविधान से उनको मिले उनका एक तरह से उल्लंघन होगा। सरकार का ये कहना था कि जो कुछ उद्योगों का वो नियंत्रण चाहती है तो उसका लक्ष्य ये है कि कुछ राज्यों में खाद्य व्यवस्था को लेकर या खाद्य आपूर्ति को लेकर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए इस तरह के अधिकार केंद्र सरकार को आवश्यक है। तो तात्कालिक आवश्यकताओं में 33 नंबर की एंट्री में वो परिवर्तन किया गया 1954 में तीसरे संविधान संशोधन के द्वारा। और उसी 33 नंबर की एंट्री का जो परिवर्तन है उसका वर्तमान सरकार के द्वारा प्रयोग किया गया है, जो भी 3 नए कृषि संबंधी बिल लाए गए हैं। तो केंद्र सरकार को एक तरह से वैधानिक रूप में इस तरह के अधिकार हैं कि अगर जनहित में या अन्य रूप में देखें तो उसके द्वारा इस तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 369 की बात करें जो संविधान के एक वास्तविक प्रारंभिक रूप में शामिल था, तो इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहा गया था कि 5 वर्ष के लिए कृषि में जो व्यापार और वाणिज्य है उसका नियंत्रण केंद्र सरकार को दिया जाए। तो ये 1950 से एक तरह से लागू था और आगे चलकर जो तीसरा संविधान संशोधन 1954 में लाया गया उसके द्वारा कोशिश ये की जा रही थी कि इस आर्टिकल को स्थायी किया जाए या इसका जो समय 5 साल में खत्म होगा उसको आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं संविधान में प्रारंभिक व्यवस्थाएं अगर दी गई थी कि कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार को कुछ अधिकार मिले, तो इसका उद्देश्य ये था कि बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में राज्यों में कृषि को लेकर जो समस्याएं थी उनको केंद्र के द्वारा दूर किया जाए। उद्देश्य राज्यों के अधिकार को छीनना नहीं था। तो आर्टिकल 369 इसीलिए 5 वर्षों के लिए सिर्फ लाया गया था, जब तक कि राज्यों में कृषि क्षेत्र में जो आवश्यक परिवर्तन है वो किए जा सके। अगर हम 1954 के बाद से देखें तो जो 33वीं एंट्री एक तरह से है उसका उपयोग करके जो भी केसेस हुए हैं जहां पर राज्य के अधिकारों को कृषि के क्षेत्र में एक तरह से केंद्र की तरफ से अधिग्रहण करने का एक प्रयास किया गया है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए हैं। इसमें अगर हम सबसे प्रमुख देखें तो आईटीसी कंपनी और एपीएमसी के बीच में एक निर्णय है जो 2002 का है। इस विवाद को देखें तो इसका कारण टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 है और इसके द्वारा तंबाकू उद्योग के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई। यानी किसी भी राज्य में तंबाकू को लेकर जो भी व्यापार होगा वो केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी। राज्य में जितनी एपीएमसी के आधार पर मंडियां हैं वो तंबाकू के व्यापार पर कोई फीस नहीं ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर आईटीसी पर राज्य की एपीएमसी के द्वारा भी शुल्क लगाया गया। तो इसके विरोध में एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। प्रारंभिक अगर हम निर्णय देखें सुप्रीम कोर्ट का तो इस केस में राज्य एपीएमसी के खिलाफ इसे दिया गया था, लेकिन आगे चलकर जब संवैधानिक बेंच के पास ये केस गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो एपीएमसी हैं वो राज्य में फीस ले सकती हैं आईटीसी से अगर वो तंबाकू का कोई भी लेन देन करते हैं। इसका कारण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर
केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग कानून किसी एक क्षेत्र में हैं, तभी उस हालत में राज्य का कानून निरस्त होगा और केंद्र के कानून को वरीयता मिलेगी। लेकिन तंबाकू को लेकर अगर हम देखें तो राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक और बिंदु बताया कि अगर कोई ऐसा विषय है जो संवर्ती सूची में नहीं दिया गया है और अलग से है, तो उसके बारे में यह चेक करना पड़ेगा कि वो राज्य सूची में है या संघ सूची में, तो उसके आधार पर निर्णय दिया जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर केंद्र राज्य के दोनों के कानून हैं किसी संवर्ती सूची के विषय पर, तब तो केंद्र के कानून को वरीयता मिल जाती है। लेकिन अगर वो विषय संवर्ती सूची में नहीं है तो केंद्र के कानून को वरीयता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका निर्णय इस आधार पर होगा कि वह स्पेसिफिक जो कारण है वो राज्य या संघ सूची में विषय के रूप में है या नहीं। तो इसके आधार पर एक तरह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं राज्य एपीएमसी के जो अधिकार हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने वरीयता दी है। तो इस तरह से अगर भारत सरकार की तरफ से कोई कानून आता है तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि राज्य सूची में और संघ सूची में इसके बारे में कोई कथन है या कोई विषय दिया है, तभी इस तरह के कानून की संवैधानिक जो वैधता है उसको पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने जो 33वीं एंट्री है उसका प्रयोग करके जो भी इस तरह के 3 कानून कृषि क्षेत्र में लाए गए हैं उनको एक तरह से संवैधानिक आधार दिया है। तो आगे चलकर कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक तरह से जो केस है वो बनता है और हो सकता है कि ये जुडिशरी या न्यायालय के पास समीक्षा के लिए पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है, संभावना ये है कि आगे चलकर ये न्यायपालिका के पास जरूर पहुंचेगा। वर्तमान में 2020 में जो कृषि में कानून लाए गए हैं उनको अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 2002 के निर्णय के प्रकाश में देखें तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें कि एपीएमसी जो राज्य की हैं वो प्राइवेट कंपनियों से किसी भी तरह का एक तरह से शुल्क लेने के लिए एलिजिबल हैं, ले सकती हैं। कारण क्या है कि एक तरह से यहां पर एपीएमसी के जो कानून है, यानी जितना नोटिफाइड एरिया एपीएमसी का है उसमें अगर कोई प्राइवेट कंपनी व्यापार करेगी तो एपीएमसी जो राज्य की उनको उन्हें शुल्क देना पड़ेगा। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो जो कृषि है वो एक तरह से राज्य सूची के विषय के रूप में एंट्री है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमने निर्णय में क्या कहा है कि अगर संवर्ती सूची में कोई विषय नहीं है तो यह देखना पड़ेगा कि वो राज्य सूची में है या संघ सूची में। तो उस आधार पर अगर आप देखें तो कृषि के क्षेत्र में किसी राज्य के अंदर का जो व्यापार है वो एक तरह से कहां पर जाता है, वो राज्य सूची में जाता है। तो उस आधार पर जो राज्य के कानून है उनको वरीयता मिलती है बजाय केंद्र के कानून के। तो अगर हम ये दोनों पॉइंट इस निर्णय का देखें जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसके आधार पर भी 2020 का जो सरकार के द्वारा नया कृषि के क्षेत्र में 3 कानून लाए गए हैं उनमें एक तरह से कुछ न्यायिक समस्याएं दिखती हैं और संवैधानिक रूप में भी इसको चैलेंज आगे किया जा सकता है। तो ये समस्या इन तीनों बिल में एक तरह से दिख रही है। अगर हम पूरे इस आर्टिकल का एक लास्ट निष्कर्ष देखें तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों कानून लाए गए हैं इनको हम सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का एक बिल लाया जा रहा है जिसमें राज्यों के जो अधिकार है उनको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाएगा, तो इसमें राज्यों से भी एक तरह से बात करने की आवश्यकता थी। सरकार का पक्ष यह है कि राज्यों से भी बात की गई है, लेकिन अगर पंजाब में, हरियाणा में या इस तरह के राज्यों में, अन्य राज्यों में जो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं राज्यों को एक तरह से विश्वास में लेकर इस तरह का अगर बिल लाया जाता तो ये कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद की भावना के एक तरह से साथ में होता। दूसरा अगर हम देखें तो कृषि राज्य का विषय है, तो कृषि के संबंध में किसी राज्य के अंदर जो परिवर्तन है उनको केंद्र सरकार की तरफ से अगर इंपोज किया जाएगा तो ये एक तरह से हमारी संवैधानिक भावना के खिलाफ है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान रखें कि जो 28 नंबर की एंट्री है वो किसी भी राज्य में बाजार और मेले से संबंधित है। तो ये अगर आप बिंदु देखें तो एंट्री 28 को 33 नंबर जो एंट्री है उसके अधीन नहीं रखा गया है, केवल 26 और 27 नंबर की जो एंट्री है उनको एक तरह से 33 के दायरे में डाला गया है। यानी अगर एंट्री 33 का उपयोग करके भारत सरकार के द्वारा बाजार और मेले और कहीं ना कहीं किसी भी राज्य में जो मंडी है वो बाजार की कैटेगरी में आती है तो उसको परिवर्तित करने का काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 33 के द्वारा बाजार और मेले की जो एंट्री नंबर 28 है उस पर किसी भी तरह से वो लागू नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अगर एक तरह से हम व्यवस्था देखें तो ये कहीं ना कहीं इन तीनों बिलों के खिलाफ जाती है और आगे चलकर सरकार को इस पर राज्यों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस केस को सुप्रीम कोर्ट में आगे चैलेंज किया जाएगा और इसकी संवैधानिक जो वैधता है उसको प्रमाणित होने के बाद ही ये तीनों बिल
पूर्ण रूप से भारत में सही मायने में लागू हो पाएंगे। कृषि के क्षेत्र में कोई भी अगर बड़ा बदलाव करना है तो राज्यों को साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है, और ये एक तरह से जो नीति है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाई है, ऐसा प्रतीत होता है। तो भविष्य में सरकार राज्यों के सहयोग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार इस तरह से कर पाएगा और उनको संवैधानिक दायरे में भी एक तरह से ला पाएगा। तीनों जो बिल है उनको अगर आप देखें, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 यानी किसानों का व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा अगर हम देखें, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम 2020। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। तो ये तीन एक तरह से कानून है, इनको आप ध्यान रखें, कहीं पर भी आपको उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमारी इसी चर्चा के आधार पर आप मेंस का एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। कृषि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के अधिकार के संबंध में संवैधानिक उपबंधों की चर्चा करें तथा इसी प्रकार में वर्तमान में पारित कृषि संबंधी बिलों की समीक्षा करें। तो आपको हमने जो एंट्री नंबर 26, 27, 28, 33 के बारे में बताया है वो आपको डिटेल में बताने की जरूरत है। तो ये संवैधानिक उपबंध हो जाएंगे। या आप बता सकते हैं कि कृषि राज्य का विषय है, यानी एक राज्य के अंदर जो राज्य के सीमा के अंदर कृषि संबंधी जो भी व्यापार होता है वो राज्य के नियंत्रण में है। तो इसको बताकर एक तरह से आप अपने प्रश्न की शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो तीनों बिल हैं जो हमने पीछे अभी यहाँ पर देखे उनके बारे में आप चर्चा करें, और फिर आपको बताना है कि 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसने किसी भी इस तरह की समस्या में क्या अपने निर्णय दिए हैं, और उन तीन निर्णय को जहां पर हमने डिस्कस किया था, अगर कोई विषय समवर्ती सूची में दिया गया है और उसमें केंद्र और राज्य में विवाद होता है तो केंद्र को वरीयता मिलती है, लेकिन अगर विवाद का बिंदु समवर्ती सूची में नहीं है और वो राज्य और संघ सूची में कहीं मेंशन है तो उसके बारे में अगर कोई निर्णय होगा तो वो एक तरह से देखने की आवश्यकता रहेगी अंतिम निर्णय देते समय। इसी तरह से राज्यों के अंदर एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज, उनके द्वारा जो भी मंडियां चलती हैं तो वो राज्य में किसी भी तरह के जो कृषि के कार्य हो रहे हैं उन पर शुल्क लगाने का काम कर सकती हैं। तो ये एक तरह से आपको बताना है कि संवैधानिक जो एक बेंच के द्वारा निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके प्रकाश में वर्तमान जो 2020 का कानून है जो कृषि के क्षेत्र में तीन आए हैं उन पर एक तरह से सवाल निशान उठ सकते हैं। तो उनको आपको बताना है कि कहां पर वो एक तरह से संवैधानिक पार्ट पर विफल हो सकते हैं या संवैधानिक वैधता उसकी नहीं सिद्ध हो सकती है। और आप यहां पर यही बता सकते हैं कि ये एक तरह से जो सहकारी संघवाद है उसकी भावना के खिलाफ भी है, और राज्य का विषय होकर कृषि अगर केंद्र उस पर कानून बनाएगा तो ये भी संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ जाता है। तो ये एक तरह से आपको बताना है एक समीक्षा करने में, और अंतिम रूप में आप ये बता सकते हैं कि राज्य और केंद्र उनके द्वारा मिलकर कृषि के क्षेत्र में कोई भी बड़ा सुधार किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी केंद्र का जो सुधार है उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तो राज्य सरकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करके जो वर्तमान में राज्यों का विरोध देखा जा रहा है कुछ राज्यों में, उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लास्ट में निष्कर्ष में एक बता सकते हैं कि जब भी इस तरह के बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो हम कृषि का उदाहरण ले लें, तो राज्य या जो इसमें प्रमुख रूप से भागीदार हैं, राज्यों की बात करें या किसानों की बात करें, उन सबके मतों को पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। तभी ऐसा कानून अस्तित्व में आता है जो संवैधानिक भावना के साथ में होता है, जिसे राज्य और केंद्र सभी एक तरह से लागू करने में सहायता देते हैं। तो इस आधार पर अपने जो क्वेश्चन है उसको आप लास्ट में समराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रीइमेजिनिंग एजुकेशन इन इंडिया एट 100। देखिए, अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल बेसिकली भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी के प्रकाश में है। इस आर्टिकल के द्वारा यह कहा गया है कि 2047 में भारत एक तरह से 100 साल अपनी आजादी के पूरे करेगा। हम आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन एक तरह से देख सकते हैं। तो ये एक तरह से आप इसे एक विजनरी डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं, एक भविष्य का एक प्रस्ताव समझ सकते हैं, एक ड्राफ्ट पेपर आप समझ सकते हैं कि जिसके आधार पर भारत के कृषि के क्षेत्र को सुधारा जा सकता है या उसमें परिवर्तन एक तरह से किए जा सकते हैं।
इस आर्टिकल के माध्यम से जो भी कहा गया है वो एक तरह से भविष्य का एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिसके आधार पर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं और भविष्य की जो आवश्यकताएं उनके अनुसार वो परिवर्तन होंगे। तो उसी बेसिस पर हम ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि कभी भी आपको भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करने हैं तो हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं उसको आप पॉइंट के रूप में वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, क्या होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, उसी आधार पर हमारा ये आर्टिकल एक तरह से बना हुआ है और इसी को हम यहाँ पर एक तरह से समीक्षा करेंगे। भविष्य में भारत में शिक्षा का जो प्रारूप होगा उसको एक तरह से 5 अलग अलग प्रमुख सुधारों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो पहला सुधार ये कहता है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी। और जब ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं तो कोई भी संस्थान है, कोई भी शिक्षण संस्थान है, तो ये स्वायत्तता उसमें एक संस्थात्मक रूप में खुद आनी चाहिए, यानी संस्था में स्वायत्तता धीरे धीरे स्वयं डेवलप हो। तो जैसे जैसे संस्थान आगे बढ़े उसको अलग अलग तरह की छूट मिलनी चाहिए कि वो उस माध्यम से कार्य कर सके। तो अपने आधार पर जहां पर शिक्षा का जो भी तंत्र है उसमें जिस तरह की छूट होनी चाहिए उसकी एक तरह से अनुमति उनको मिलनी चाहिए। अगर हम पश्चिमी देशों में देखें तो बड़े बड़े जितने भी सफल विश्वविद्यालय हैं जो वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की पूर्ण छूट वहां की सरकारों के द्वारा शिक्षण संस्थानों को दी जाती है। तो भविष्य में हमें भी एक तरह से, जिसको हम कहते हैं संस्थागत संस्कृति, तो हम इंस्टीट्यूशन में एक कल्चर ला दें कि वो स्वायत्त होकर काम कर सकें, यानी किसी राजनीतिक या अन्य दबाव में आकर किसी भी तरह के शिक्षा में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो ये स्वायत्तता भविष्य में आनी चाहिए। इसी के साथ साथ शिक्षा की जो विधि है यानी टीचिंग मेथड है उसमें भविष्य में क्या परिवर्तन होने चाहिए, उसके लिए अलग अलग चाहे तकनीक का उपयोग करना या स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन उसको और ज्यादा बढ़ाना, जिस तरह के भी परिवर्तन है वो करने की एक छूट मिलनी चाहिए शिक्षण संस्थाओं को। जब हम पाठ्यक्रम या जो भी कैरिकुलम या सिलेबस का पार्ट है उनको लेकर भी संस्थानों को छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पाठ्यक्रम को एक पूर्ण रूप से देश पर सभी संस्थानों पर लागू किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसका कहीं ना कहीं एक हनन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है कि जो पाठ्यक्रम है उसके निर्णय में भी संस्थान एक प्रमुख भूमिका निभाएं। विचारों की स्वायत्तता, तो विचारों की स्वायत्तता के आधार पर ही आप देखें कि पाठ्यक्रम या शिक्षा विधि या पूर्ण रूप से संस्थात्मक जो संस्कृति है स्वायत्तता की वो बनेगी। तो संस्थानों को पूर्ण रूप से एक वैचारिक स्वतंत्रता दी जाए कि वो शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, उनके बारे में वो अपने विचार रख सकें और उनको लागू भी कर सके। और लास्ट पार्ट पर अगर हम देखें स्वशासित, यानी जो शिक्षण संस्थान है उनको स्वयं में अपना प्रशासन करने के अधिकार मिलने चाहिए। केंद्र की तरफ से मदद हो, केंद्र की तरफ से जो नियम कानून है उनका पालन जरूर कराया जाए, लेकिन संस्थाएं जब पूरे प्रशासन की बात होती है किसी भी शिक्षण संस्थान की, उसका उत्तरदायित्व तो उनको मिलना चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से आपके स्वायत्तता के हिस्से जो शिक्षण संस्थाओं में भविष्य में आवश्यक होंगे। अगर हम भारत में इनोवेशन की बात करते हैं, हम नवोन्वेष की बात करते हैं या नए विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या जैसे हम बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर, जो एक वैज्ञानिक सोच है जो हमारा संविधान भी कहता है कि लोगों में डेवलप करनी चाहिए, वो तभी आ सकता है जब हम वैचारिक स्वतंत्रता एक तरह से प्रदान करेंगे। भविष्य में भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर अगर मजबूत करना है तो ये स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होगा। दूसरा एक प्रमुख हिस्सा है सीखना, या अगर लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख एक तरह से लर्निंग की प्रक्रिया में या सीखने की प्रक्रिया में एक प्रमुख स्तंभ है शिक्षण क्षेत्र में, वो है अध्यापक। तो अध्यापक के लिए अब उद्देश्य हो जाएगा कि वो बच्चों में जागरूकता को एक तरह से बढ़ावा दें। जागरूकता जो भी नई तकनीक आ रही है उसके लिए, जागरूकता शिक्षा के लिए जो नए माध्यम आ रहे हैं उनके बारे में। शिक्षक एक तरह से जागरूकता का एक स्रोत बनेगा आने वाले समय में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। और जो आवश्यकता है वो है नवीन प्रश्नों के जवाब की, यानी पहले ही जो प्रश्न है जिनके उत्तर है उनको सिर्फ याद करना या उनके आंसर के माध्यम से शिक्षा में एक नंबर प्राप्त करके आगे बढ़ना, ये प्रक्रिया अब एक तरह से रुकेगी। अब जो भी आवश्यक प्रश्न सामने हैं जिनके उत्तर अभी तक नहीं है या इनके उत्तर और नए तरीके से खोजे जा सकते हैं, वो हमें एक तरह से देखने की जरूरत है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो प्रश्न अभी अनसुलझे हैं उनके बारे में विचार करना, या इस तरह से विचार करना कि एक तरह से पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद भी मिले और पर्यावरण के साथ में वो सतत विकास के रूप में भी आगे बढ़े। तो नवीन आवश्यकताओं के जो प्रश्न है उनके जवाब देना
ये लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख आधार होगा। और सीखने को हमें रुचिकर बनाने की जरूरत है, वो चाहे परीक्षण के माध्यम से या लोगों को, स्टूडेंट्स को सीधे जहां पर किसी भी तरह का प्रयोग हो रहा है वहां पर एक तरह से उपस्थित करके। तो इस तरह की प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो पाएगी। हमारे शिक्षण तंत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है कि चीजों को प्रैक्टिकल या रुचिकर माध्यम से बताने की एक प्रक्रिया नहीं है। अगर ऐसा हो पाएगा तो शिक्षण प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट जो शिक्षा में रहेगा वो है अंतर क्षेत्रीय शिक्षा, यानी इंटरडिसिप्लिनरी। यानी ऐसा नहीं किसी एक क्षेत्र में ही सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देना या किसी दूसरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्योंकि कोविड-19 में अगर हम देखें तो अलग अलग जो शिक्षा के भाग हैं उनको एक तरह से एकीकृत होकर कार्य करना पड़ा। वो चाहे वैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, अर्थशास्त्री हो, प्रशासन में काम करने वाले लोग हो, इतिहासकार हो, जैसे कि हिस्ट्री में किस तरह से इस तरह का जो बड़ा अगर कोई पैंडेमिक आता है, महामारी है, तो किस तरह से उसे हैंडल किया गया या भविष्य में क्या हो सकता है। आर्किटेक्ट यानी जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या जो भी इस तरह से भवन निर्माण होता है उसमें भविष्य में किस तरह से परिवर्तन किए जाने हैं, जिससे कि वर्तमान स्थिति में जो भी एक तरह से जरूरतें हैं या जो आवश्यकताएं कोविड-19 में बड़े पैमाने पर मरीजों के लिए महसूस की गई वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थी। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की कमी देखी गई। तो हमें कहीं ना कहीं इस तरह का एक आर्किटेक्चर का सिस्टम लाना पड़ेगा जहां पर इतने बड़े स्तर पर महामारी को रोकने के लिए व्यवस्थाएं हम जल्दी कर पाएं। या राजनीतिक विज्ञानी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को देखना यह होगा कि अगर इस तरह की महामारी आती है तो किसी भी देश में जो व्यवस्था है, कानून की या संविधान के आधार पर जो सरकार चल रही है वो किस तरह से कार्य कर पाएगी, लोगों के अधिकार है उनको किस तरह से सीमित किया जाता है तो वो उसमें किस तरह से रेस्पॉन्ड करेंगे। तो कई क्षेत्रों में एक तरह से एक साथ कार्य किया गया। तो महामारी की स्थिति में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें सामान्य रूप से इसे करने की आवश्यकता है। तो जब हम सामान्य रूप से कई अलग अलग क्षेत्रों के काम को कर पाएंगे एक साथ, तो ऐसी स्थिति में कोई महामारी आएगी तो हम बेहतर रूप में तैयार होंगे। तो भविष्य में शिक्षा को यह भी एक तरह से देखने की आवश्यकता है। किसी एक दिशा में केवल एक शिक्षा के पूरे रूप को बढ़ाना यह बहुत सही नहीं है, जिसने कोविड-19 के समय एक तरह से एक पूर्ण रूप से एक वैक्यूम या खालीपन सा हमें दिखाया है। तो हमें जरूरत है कि कई क्षेत्रों को मिलाकर एक तरह से शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है। इसी के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको एक सामूहिक रूप में हल करने की आवश्यकता है। अगर हम रोजगार की समस्या को हल करने के लिए सिर्फ जाते हैं और आवास पर ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं या किसी भी जगह पर प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो भविष्य में हमें इनको फिर से एक तरह से एक नए रूप में देखने की आवश्यकता है। तो समस्याओं को भी एकीकृत रूप में सॉल्व किया जाए। इससे होगा यह कि भविष्य में नए तरह की समस्याएं जल्दी उत्पन्न नहीं होंगी। तो ये अंतर क्षेत्रीय यानी कई अलग अलग क्षेत्रों के मिलाकर शिक्षा की जो प्रक्रिया है यह भविष्य में हमें करने की आवश्यकताएं हैं। एक चौथा हिस्सा देखें, तकनीकी नवोन्मेष, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन। और कोविड-19 में टेक्नोलॉजी के इनोवेशन का आप सबसे अच्छा उदाहरण एक तरह से जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस महामारी ने ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रचलन है उसको तेजी से बढ़ाया और हमें एक तरह से संदेश दिया कि शिक्षा में हमें एक वैकल्पिक मार्ग रखने की आवश्यकता है। अगर कोविड-19 जैसी महामारी देश में फैलती है तो हमें कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल जो भी हमारे माध्यम है या अन्य तरीके के जो माध्यम है, वर्चुअल रियलिटी की बात करें या इस तरह के जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग कहीं ना कहीं शिक्षा में बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि कभी भी ऑनलाइन पद्धति पर हमें शिक्षा को पूर्ण रूप से लाने की जरूरत हो सकती है। अगर कोविड-19 जैसी स्थिति दोबारा कभी बनती है तो हमें भविष्य के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। और स्मार्ट क्लास और स्मार्ट स्कूल या स्मार्ट रूप में यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं दोनों को भविष्य के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में तकनीकी टेक्नोलॉजी एक तरह से शिक्षा का आधार होगा। तो जितनी तेजी से हम इसमें सुधार कर पाएंगे भविष्य के लिए शिक्षा को हम उतना ही ज्यादा लोगों तक अधिक पहुंचा सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में उसको सुनिश्चित भी कर सकते हैं। तो ये तकनीकी नवोन्मेष, टेक्नोलॉजी इनोवेशन से ही संभव हो पाएगा। पांचवा अगर हम देखें तो हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति है और जो संस्कृति हमारी है उसके संबंध में भी एक तरह से हमें शिक्षा के प्रारूप को देखना पड़ेगा।
तो अगर हम देखें आज़ादी के बाद एक तरह से हमारे जो शिक्षा का तंत्र है वो ब्रिटिश परंपरा से एक तरह से आया। तो पश्चिमी सभ्यता के प्रकाश में एक तरह से हमने उनके अनुसार क्या क्या मूल्य हमें चाहिए वो हमने एक तरह से प्राप्त किए। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति ये कहता है कि हम क्या बनते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो आधारभूत तत्व हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति एक तरह से हमें मिलती है हमारे संस्कृति के जो अलग अलग रूप है उनसे, उनके अनुसार हमें भारत में लोगों का विकास करने की आवश्यकता है। तो भविष्य में शिक्षा का रूप यही होगा कि हम ये देखें कि हम सूचना को कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे विचार करते हैं। क्या विचार करने के लिए हमें प्राप्त होता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, हम उस पर कैसे विचार करते हैं। यानी कोई भी तथ्य है उस पर हम सकारात्मक रूप में सोचते हैं या नकारात्मक। नकारात्मक सोच रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं विचार करने की प्रक्रिया गलत है। अगर हम नकारात्मक में भी सकारात्मक बिंदुओं को देख रहे हैं तो ये एक तरह से विचार करने की एक सकारात्मक धारणा है। तो इसी आधार पर हमें कहने की शिक्षा की जो परिवर्तन है वो भविष्य के लिए करने पड़ेंगे, और ये हमें आजादी के बाद से हमारे शिक्षा का जो बड़ा रूप रहा है उसमें बड़े परिवर्तन एक तरह से होंगे। और ये पांचों बिंदु अगर हम देखें तो इसके आधार पर हम आधुनिकता के साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनको लेकर आगे चल सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत अगर शिक्षा के साथ साथ आगे नहीं बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक खालीपन शिक्षा में मौजूद होता है, और ये कहीं ना कहीं चारित्रिक और व्यक्तिगत लोगों का जो निर्माण है वो देश के लिए नहीं कर पाता है। तो भविष्य की शिक्षा कहीं ना कहीं हमें ऐसे नागरिक बनाने के लिए एक तरह से लानी पड़ेगी जिसमें लोग देश के लिए एक तरह से समर्पित होकर कार्य कर सकें, और वो तभी होगा जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ शिक्षा के जो आधुनिक रूप है उसको भी स्वीकार करेंगे। ये एक तरह से एक समराइज फॉर्म में अगर हम देखें तो लास्ट में इस आर्टिकल के द्वारा एक संदेश दिया गया है, और इसी डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए भविष्य की प्रमुख आवश्यकताओं को देखते हुए एक योजना प्रस्तुत करें। तो ये पांचों रूप में एक तरह से अपने आंसर को आप यहां पर बता सकते हैं कि क्या क्या एक तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम आते हैं, इंडिया नीड्स ए रेनबो रिकवरी प्लान। यानी देखिए रेनबो रिकवरी प्लान की बात करें तो यहाँ पर भविष्य के लिए भारत का आर्थिक विकास किस तरह से होगा जिससे कि सभी को आर्थिक विकास का लाभ मिल सके और हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान ना हो, उसके संबंध में एक यहाँ पर एक योजना बताई गई है, या भविष्य के लिए क्या काम हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी हमने जो पिछला आर्टिकल डिस्कस किया शिक्षा के लिए, ये हमारे आर्थिक विकास से संबंधित है, और साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है उसको भी एक तरह से देखते हुए इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इसी संबंध में हम यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा कर रहे हैं। देश के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए एक जो प्रारूप की बात की गई है उसमें कहा गया कि हमें पर्यावरणीय नियंत्रण करने की आवश्यकता है, यानी जो भी हम आर्थिक विकास करें वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। और दूसरा, देश में जो एक असमानता दिखती है यानी जो भी एक इनइक्वालिटी है उसको दूर करने की जरूरत है, वो चाहे रोजगार के लिए बात करें, आवास के लिए बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें। और साथ साथ आर्थिक संकट में एक तरह से जो लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम कोविड-19 में देखें तो प्रवासी मजदूरों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। ऐसे लोग जो किसी भी महामारी या आपातकालीन स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमें उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन तीन क्षेत्रों में हमें सबसे ज्यादा एक तरह से ध्यान देना आवश्यक है भविष्य के आर्थिक विकास के लिए। पहला अगर हम पॉइंट देखें तो रोजगार की जब हम बात कर रहे हैं तो माना जा रहा है कि लगभग 200 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है अगर उनको जैविक खेती की ओर ले जाया जाए। और इसमें छोटे किसान या विभिन्न प्रकार से छोटे स्तर पर जानवरों को लगकर मान लीजिए उनके द्वारा पशुपालन किया जाता है, चरवाहों की बात करें या मछुआरों की बात करें, इन लोगों को जैविक खेती की ओर ले जाकर इनको एक स्थायी रोजगार दिया जा सकता है। और साथ साथ घरेलू स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं वो इनको बाजार के रूप में उपलब्ध कराए जाएं। तो वो कृषि में अगर जैविक रूप में अगर वो जैविक कृषि में शामिल किए जाते हैं तो उनको बाजार भी एक तरह से सुनिश्चित किया जाए, और साथ साथ उनकी जो खाद्य आवश्यकता है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो इसके आधार पर हम इन छोटे किसानों, चरवाहों या पशुपालन करने वाले और मछुआरे हैं उनको जो 200 मिलियन के आसपास हैं भारत में, उनको एक तरह से रोजगार दे सकते हैं। जो वनों के उत्पाद हैं यानी जो हमें फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलते हैं उनके आधार पर माना जाता है कि 100 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है अलग अलग प्रकार से। जैसे मान लीजिए जंगल से शहद मिलता है या तेंदू का पत्ता मिलता है तो इनके आधार पर रोजगार बनते हैं। तो इस तरह के जो वनोत्पाद हैं उनसे 100 मिलियन के आसपास रोजगार भारत में सृजित किए जा सकते हैं।
तीसरा अगर हम देखें तो छोटे स्तर पर जो कुटीर उद्योग हैं, जहाँ पर 10-12 लोग एक तरह से काम करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उत्पादन करने के लिए आगे बढ़ाएगा और यहाँ पर सरकार की तरफ से निवेश भी आना चाहिए। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए तरीके से आगे बढ़ाने में योगदान करेगा। और भारत में विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प हैं, जिनका वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार है, उनको भी इन ग्रामीण केंद्रों में तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक तरह से मदद करेंगे। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की बात करें, आवास है, परिवहन है, इन क्षेत्रों में अगर सरकार के द्वारा सुधार किए जाएं और सभी तक इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए, तो यहां पर भी बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि छोटे वस्तुओं की जब हम बात करते हैं, छोटी वस्तुएं जैसे अगर हम साबुन की बात करें या जूते चप्पल जितने भी फुटवियर हैं, या फर्नीचर की बात करें, या जो हम कपड़ों की बात करें, या ऊर्जा की बात करें, तो ये कुछ ऐसे साधन हैं जहां पर छोटे स्तर की जो कंपनियां हैं वो कार्य कर सकती हैं। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो छोटे स्तर की कंपनियां हैं उनको इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। और इन क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों को एक तरह से लाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो उनकी जगह हम छोटे स्तर की कंपनियों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी भारत में रोजगार को बड़े स्तर पर सृजित कर सकता है। अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो तमिलनाडु का जो कुथाम्बकम इलाका है, वहां पर कुछ ग्रामीण इलाकों को, जैसे 10 या 12 गांव हैं, उनके द्वारा मिलकर एक तरह से कार्य किया जाता है। यानी किसी एक गांव में अगर कोई चीज उत्पादन हो रहा है तो दूसरे को सप्लाई करना, और दूसरे का जो उत्पादन आवश्यकता किसी अन्य गांव में हो दूसरे तक पहुंचाना। तो एक तरह से जो गांव है पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर एक दूसरे के साथ मिलकर हो रहे हैं। तो ये स्थिति भारत में एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में और जो छोटे शहरी क्षेत्र वहां विकसित करने की आवश्यकताएं हैं कि जो छोटे ग्रामीण और शहरी केंद्र हैं वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन पाए। अगर हम बड़े स्तर पर भी चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसे सेवा संस्था के द्वारा एक उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर 100 मील का एक इलाका बना दिया जाए जहां पर जो वस्तुओं की आवश्यकता है उसका उत्पादन वहीं के लोगों के द्वारा किया जाए, तो ये स्थिति अगर आएगी तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन करने में और क्षेत्रीय स्तर पर जो उत्पाद है उनका बाजार उनको उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। और ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसको एक तरह से आगे बढ़ाने वाली बात है। तो यहां पर मेक इन इंडिया की जगह हैंडमेड इंडिया की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको हाथों के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, तो उनमें मशीनों के उपयोग को घटाना, और कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा जो आत्मनिर्भरता की बात की गई थी उसको हम छोटे ग्रामीण और शहरी स्तर पर ले जा सकते हैं। और ये भारत जैसी बड़ी आबादी में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक कदम हो सकता है। इसी के साथ और उदाहरण अगर हम देखें तो केरल में कुदुम्श्री प्रोग्राम और झारखंड में झारक्राफ्ट, इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें केरल और झारखंड में, तो ये सामुदायिक आधार पर चल रही हैं। यानी समुदाय के लोगों के द्वारा मिलकर इन्हें चलाया जा रहा है। तो कोविड-19 के समय रोजगार या खाद्य की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाई, और ये लोग इस महामारी के समय कहीं ना कहीं सशक्त रूप में अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं अलग अलग राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं, उनको बड़े पैमाने पर एक तरह से भारत में करने की आवश्यकता है। इस तरह के बड़े प्रोग्राम को अगर लागू करना है तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे वन अधिकार का जो कानून है उसके माध्यम से वन के क्षेत्रों में लोगों को अधिकार दिए गए हैं, तो अलग अलग जो हमारे यहाँ इस तरह के तंत्र हैं वहां पर भी हमें कानून बनाकर अधिकार देने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम विभिन्न प्रकार के घास के मैदानों की बात करें, तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें, या समुद्री क्षेत्रों की बात करें, या अन्य प्रकार के जो जैव विविधता के इलाके हैं, वेटलैंड्स है, दलदली क्षेत्र हैं, तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हमें वन अधिकार जैसे कानून बनाकर लोगों को अधिकार देने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर निचले स्तर पर सुधार किए जाएंगे तो भविष्य में जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं पॉइंट, उनके आधार पर रोजगार भी सृजन होंगे और देश आत्मनिर्भरता की ओर भी एक तरह से बढ़ सकता है। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ड्राफ्ट दिया गया कि किस तरह से सरकार आगे काम करके आत्मनिर्भरता को सही रूप में भारत में लागू कर सकती है। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर एक प्रश्न आप मेंस में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थिति ने सतत विकास के द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास की आवश्यकताओं को और अधिक बढ़ा दिया है, समीक्षा करें। तो यहां पर आप देखें कोविड-19 में रोजगार, आवास या जो खाद्य आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाए कुछ लोगों की, जैसे प्रवासी मजदूरों का उदाहरण आप दे सकते हैं। तो उन सब की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण स्तर पर एक सतत विकास करने की आवश्यकता है। यानी ग्रामीण शहरी जो इलाके हैं जहां पर लोग रह रहे हैं उनके अपने इलाकों में ही उनको रोजगार और आवास या अन्य तरह की सुविधाएं देना, और अलग अलग तरीके से रोजगार कैसे सृजित हो सकते हैं वो हमने उदाहरण में डिस्कस किए, उनको आप बता सकते हैं। इसमें आप केरल, तमिलनाडु और झारखंड के हमने जो झारक्राफ्ट या कुदुम्श्री जो
प्रोग्राम बताएं उनको आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो सामुदायिक विकास के द्वारा रोजगार और आर्थिक विकास एक निचले इलाके में भी डेवलप कर पा रहे हैं। तो इसको भारत जैसे बड़े क्षेत्र में अगर सतत रूप में आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार और अन्य आवश्यकता देश की लोगों की पूरी की जा सकती हैं। तो इसके आधार पर आप इस प्रश्न को लिखने की एक प्रैक्टिस कीजिएगा। 2020 का अगर नोबेल प्राइज हम देखें तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, हार्वे ऑल्टर, उसी के साथ साथ मिशेल हॉटन और चार्ल्स राइस। इन तीनों लोगों के द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस है उसके संबंध में जो खोज की गई है उसके लिए एक तरह से इनको यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में। और ध्यान रखें हेपेटाइटिस सी के बारे में जो पूरी खोज है इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत लंबे समय में की गई है। लगातार एक समय में मिलकर इन्होंने काम नहीं किया, अलग अलग काम किया है, लेकिन संपूर्ण इनका जो काम है वो हेपेटाइटिस सी के बारे में हमारी जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसको बढ़ाता है। अगर हम वर्तमान में हेपेटाइटिस को देखें तो हेपेटाइटिस ए जो वायरस का पार्ट है ये सामान्यतः जैसे हमने डिस्कस किया पानी या खाद्य में कुछ समस्या हो सकती है, संक्रमण हो सकता है उसके कारण। बी और सी की बात करें तो ब्लड ट्रांसमिशन यानी रक्त का एक तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है तो उसके माध्यम से एक तरह से हो सकता है। और ये अंतिम रूप में आप देखें तो कहीं ना कहीं सिरोसिस या एक तरह से जो यकृत का कैंसर है उसके रूप में सामने आता है। अगर हम तीनों का योगदान यहां पर देखें तो विधि जो एक तरह से इस प्रकार की हेपेटाइटिस सी बीमारी को जन्म देती है उसका कारण अल्टर ने माना क्या कि जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है तो जो एक तरह से दूषित रक्त है उसके माध्यम से संक्रमण लोगों में हेपेटाइटिस सी का पहुंचेगा। यह हार्वे अल्टर के द्वारा बताया गया। इसी के साथ साथ अगर हम माइकल हॉटन के लिए बात करें तो उन्होंने एक तरह से जीनोम है यानी जो इसका एक तरह से आनुवंशिक अनुक्रम है उसको बताया किसके लिए, हेपेटाइटिस सी के बारे में। और अगर हम चार्ल्स एम राइस की बात करें तो उन्होंने अंतिम रूप में हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसको अलग किया और बताया कि ये किस तरह से हेपेटाइटिस के नए प्रकार की जो बीमारी है उसका एक कारण है। तो अंतिम रूप में चार्ल्स राइस के द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस को एक तरह से अलग किया गया। तो इन तीनों का ये जो योगदान है इसको एक तरह से 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इसी के संबंध में एक प्री का क्वेश्चन देखें। हेपेटाइटिस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हेपेटाइटिस ए प्रमुख रूप से दूषित रक्त से फैलता है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का प्रमुख कारण दूषित पानी तथा भोजन है। अभी हमने देखा कि बिल्कुल उल्टा है, हेपेटाइटिस ए दूषित पानी और भोजन से, जबकि बी और सी अगर हम बात करें तो दूषित रक्त या संक्रमित रक्त से फैलता है। तो ये अपोजिट दिए गए हैं, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये एक तरह से 5 महीनों के लिए दिल्ली के आसपास के इलाकों में क्रैकर्स पटाखों पर बैन लगाने की बात है। तो यहां पर एक संस्था ईपीसीए के बारे में डिस्कशन हुआ है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसी के संबंध में एक तरह से हमने प्री का यहां पर क्वेश्चन आपको दिया है। अगर हम ईपीसीए की बात करें तो इसका गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से किया गया। ईपीसीए पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करता है। और ईपीसीए का गठन आप ध्यान रखें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय किए गए थे। इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया। तो ध्यान रखें ईपीसीए को 1998 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने जो एक आदेश है ये कब दिया था, 29 जनवरी 1998, और इस आदेश के द्वारा ईपीसीए का गठन किया गया था। कारण क्या था, 7 जनवरी 1998 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर भारत सरकार के द्वारा दिल्ली राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए ईपीसीए का एक तरह से गठन किया गया। तो यहां पर इसी ईपीसीए के संबंध में आप प्री का क्वेश्चन देखें। ईपीसीए के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन सरकारी आदेश द्वारा किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह दिल्ली राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण समस्याओं के लिए कार्य करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर हम आए तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांस फैट के बारे में एक तरह से जो जागरूकता नहीं है, और आप जानते हैं ट्रांस फैट कहीं ना कहीं माना जाता है कि हृदय रोग और डायबिटीज का जो सेकंड टाइप है उसको बढ़ाने के लिए एक तरह से उत्तरदायी है। तो इसी ट्रांस फैट के संबंध में एक तरह से हम यहां पर न्यूज ले रहे हैं। देखिए, जब हम ट्रांस फैट की बात करते हैं तो यह असंतृप्त वसा होता है, अनसैचुरेटेड एक तरह से फैट होता है, और यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में होता है।
प्राकृतिक रूप में देखें तो जो जानवर चारा एक तरह से जुगाली करते हुए खाते हैं, मवेशियों की बात करें ऐसे गाय भैंस भेड़ बकरियां, तो इनके जो मांस हैं और इनके जो डेयरी उत्पाद हैं उनमें सामान्यतः ट्रांस फैट एक तरह से होता है। ट्रांस फैट की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से तब बनते हैं जब इन जानवरों के पेट में बैक्टीरिया घास को एक तरह से पचाता है। अगर हम डेयरी उत्पादों में देखें तो वसा लगभग 2 से 6% के पार्ट पर, और एक तरह से विभिन्न प्रकार के जो मांस है जो अलग अलग जानवरों से मिलता है, मवेशियों से भेड़ बकरियों से, तो उनमें 3 से 9% एक तरह से रहता है। तो माना जाता है कि जो वसा मामूली सेवन है वो बहुत हानिकारक नहीं होता है। इन जानवरों से जो भी हमें ट्रांस फैट मिलता है उसमें एक तरह से CLA या संयुग्मित लिनोलिक एसिड होता है, जो डेयरी वसा में भी एक तरह से पाया जाता है और यह लाभकारी माना जाता है, और ऐसे कह सकते हैं आहार पूरक के रूप में भी इसे माना जाता है। जो समस्याएं आती हैं वो औद्योगिक ट्रांस फैट की आती हैं, जो एक तरह से जो विभिन्न प्रकार के हमारे वनस्पति तेल हैं उनके हाइड्रोजनीकरण एक तरह से करने पर बनते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो जो वसा होता है उनको एक तरह से कमरे के तापमान पर ठोस रहने के लिए एक केमिकल के रूप में उनमें रिएक्शन कराई जाती है, जिससे कि लंबे समय तक वो एक तरह से कार्य कर सकें। कमरे के तापमान पर वनस्पति तेलों को ठोस रखने की जो प्रक्रिया है रासायनिक, उसमें कहने के ट्रांस फैट का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। जब हम ट्रांस फैट की बात करते हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम LDL एक तरह से बोलते हैं, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये एक तरह से उनके स्तर को बढ़ाता है, और हमारे लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको एक तरह से कम करता है। तो ट्रांस वसा एक तरह से करता ही है कि हृदय रोग और स्ट्रोक की संभावना बढ़ा देता है, और टाइप 2 मधुमेह को भी एक तरह से बढ़ाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगर हम LDL और HDL जो 2 प्रकार के लिपोप्रोटीन की बात करें तो ये वसा लिपिड और प्रोटीन का एक तरह से संयोजन होता है। तो लिपिड को प्रोटीन से अगर वो जुड़ा रहता है तो रक्त में आसानी से एक तरह से फ्लो कर सकता है। तो जो भी एक तरह से फैट का पार्ट है वो आगे फ्लो कर पाएगा जब ये लिपिड या जो वसा का पार्ट है ये प्रोटीन से एक तरह से जुड़ा रहता है। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि जो LDL है वो कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन होते हैं। इसे कभी कभी खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि एक उच्च LDL स्तर हमारी जो रक्त धमनियां हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर देता है, और ये कहीं ना कहीं हृदय रोग के लिए उत्तरदायी हो सकता है। जबकि हम HDL की बात करें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन के लिए होता है, और इसे कभी कभी हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारे एक तरह से यकृत में वापस लाता है, और हमारा लिवर शरीर के कोलेस्ट्रॉल को एक तरह से बाहर निकालता है। यानी HDL की बात करें तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहा जाता है कि अन्य प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को शरीर से इकट्ठा करके यह हमारे शरीर से बाहर ले जाने का काम करता है, और जबकि LDL की बात करें जिसको हमने खराब कोलेस्ट्रॉल माना है, ये रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करता है। तो ट्रांस फैट करते क्या है, खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, इसीलिए हमारे लिए एक तरह से नुकसानदायक माने जाते हैं। इसी ट्रांस फैट पर अगर हम एक प्री का क्वेश्चन देखें, ट्रांस फैट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनका स्रोत केवल कृत्रिम होता है। अभी हमने देखा प्राकृतिक भी होता है, तो पहला गलत है। इनके द्वारा हृदय संबंधी बीमारियां तथा टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना रहती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो दोनों ये सही है। ट्रांस फैट के द्वारा LDL को बढ़ाया जाता है तथा HDL को कम किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट न्यूज पर आए तो ये क्वेड के संबंध में एक तरह से न्यूज है। जब हम क्वेड की बात करते हैं तो ये एक तरह से भारत, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का अब एक तरह से सामरिक एक कह सकते हैं एक समझौता है, या आपस में मिलकर इनके द्वारा कार्य किया जाता है इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में एक तरह से जो बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव है उसको नियंत्रित करने के लिए, और एक तरह से लोकतांत्रिक देशों के जो मूल्य हैं उनको इंडो पैसिफिक में बनाए रखने के लिए। क्वेड की अगर हम मीटिंग देखें तो ये एक तरह से जापान में आयोजित होने वाली है इसी ट्यूसडे यानी आज के दिन के पार्ट पर। तो यहां पर माना जा रहा है कि जो वैक्सीन है कोविड-19 की उसके बारे में और 5G के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं चीन का एक तरह से भारत के साथ में जो सीमा विवाद है वो भी यहां पर एक मुद्दे के रूप में रह सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर क्वेड को आगे बढ़ाया जा रहा है तो अमेरिका प्रमुख रूप से चाहता है कि इस क्षेत्र में भारत को चीन के काउंटर में एक तरह से आगे बढ़ाया जाए, और भारत
भारत भी चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्वेड के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाता है। जहां तक हम क्वेड में देखें तो भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इनके द्वारा मिलकर एक नौसैनिक अभ्यास किया जाता है मालाबार, और इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने के लिए कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि जल्दी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो। ये जो मालाबार एक तरह से एक्सरसाइज की जाती है नौसेना की। तो इसी क्वेड के संबंध में हमारा एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वेड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका विचार सर्वप्रथम 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल सही है, यह समूह इंडो पैसिफिक सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहा है। इसमें भारत, यूएसए, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर आए तो ये माली में एक तरह से जो टेररिज्म या आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं और वहां पर कुछ लोगों को जो बंदी बनाया गया है उनको रिहा कराने के लिए 100 उग्रवादियों को रिहा किया जा रहा है। तो हम माली की जो स्थिति है उसके संबंध में उसकी लोकेशन को लेकर यहां पर एक प्री का आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। माली आप ध्यान रखें कि अफ्रीका महाद्वीप का एक तरह से जो उत्तरी पश्चिम इलाका है वहां पर स्थित है। अगर हम देखें तो मॉरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट डी आइवरी, आइवरी कोस्ट, गिनी और सेनेगल लगभग 7 देश हैं जिनसे एक तरह से घिरा हुआ है। लैंडलॉक स्थल रुद्ध एक तरह से देश है। और जहां तक कैपिटल की बात करें तो बमाको, और यह माली के एक तरह से दक्षिणी पश्चिम भाग में इसकी राजधानी बमाको स्थित है। तो इसी माली के संबंध में हम प्री का एक क्वेश्चन यहां पर आपको दे रहे हैं। माली देश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह उत्तरी पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से घिरा स्थल रुद्ध देश है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी राजधानी बमाको देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अभी हमने देखा था दक्षिणी पश्चिम में, न कि दक्षिणी पूर्वी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इसीलिए आंसर आपका हो जाता है ए। तो ये हमारा 6 अक्टूबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनको आप प्रैक्टिस करें। और अगर आप बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।